सर। हेलो। यस, सॉरी मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, तो आपकी आवाज आ गई तो फिर दोबारा शुरू करते हैं। मैं भूल गया था कि ये वो म्यूट था मैं। ठीक है, तो हम लोग अचीव कमांड को स्टार्ट करते हैं। द अचीव कमांड इज अ विंडोज कमांड प्रॉम्प्ट कमांड। द मेन पर्पस ऑफ दिस कमांड इज टू रिमूव एंड सेट द फाइल एट्रीब्यूट लाइक hidden, read only and system and archive. The attributes provide security to software program. It displays, sets or removes read-only, hidden and archive file attributes assigned for a file or particular directory. There are four arbitrary attributes in a Windows file: hidden, read-only and archived and system. Hidden का मतलब आप जानते हो, read-only भी जानते हो, archived देखते हैं provide a backup of file, hence help in recovering of files. तो archived का मतलब है कि अगर हम इसका यूज करते हैं अट्रीव कमांड का, तो ये जिस फाइल पर हम परफॉर्म कर रहे हैं ऑपरेशन, वो उस फाइल का एक बैकअप भी क्रिएट करके रख देगी। सिस्टम का मतलब मार्क द फाइल एज एन इंपॉर्टेंट सिस्टम फाइल, हेंस चेंज द प्रायोरिटी ऑफ द फाइल। सिस्टम जो फंक्शन ये एट्रीब्यूट है, ये उसका इंपोर्टेंस, उसको जो है इंपोर्टेंस प्रोवाइड करता है। आर एस एच, ए आर एच एस, ठीक है। तो ये चार ही ऑप्शन है, ए आर एच एस, प्लस में और नेगेटिव। देखो, प्लस में और माइनस में, ये सब यही है चार ऑप्शंस, उनको भी अलग तरीके से यूज करना है। तो मैं इसको यूज करवा देता हूँ। इसमें क्या है, जस्ट टाइप दिस कमांड एंड अचीव फोल्डर का नाम एंड देन दिस कमांड। तो हम लोग CLS, और यहाँ पे कोई मेरे पास फोल्डर है, हाँ है यहाँ पे डेस्कटॉप फोल्डर, या फिर मैं डेस्कटॉप फोल्डर ही ले लेता हूँ। मैं डेस्कटॉप फोल्डर है यहाँ पे, नहीं है डेस्कटॉप फोल्डर नहीं है, बट मैं डेस्कटॉप फोल्डर पर आ सकता हूँ क्या? चलो डेस्कटॉप फोल्डर को ही पूरा गायब करके देखते हैं। तो डेस्कटॉप फोल्डर को मैं करता हूँ, तो ATTRIB अचीव, उसके बाद डेस्कटॉप फोल्डर है, उसके बाद आपको कमांड्स यूज करनी है, और कमांड यूज करने का जो सीक्वेंस है वो इस तरीके से है: +A +R +H एंड +S, राइट। +A +R +H +S, ये मैंने, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक डेस्कटॉप फोल्डर है उसको हाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, और +A +R और +H +S कमांड से। तो मैं एंटर मार दूंगा, एंड जैसे मैं यहाँ पे देखूंगा इसको, ये हाइड करने की कमांड थी या फिर अनशो फाइल अगेन? हाँ, हाइड करने की कमांड थी। फोल्डर नेम, ऐसे तो नहीं है कि ये गायब ही नहीं हो सकता क्योंकि ये डेस्कटॉप है? पॉसिबल है। चलो एक काम करते हैं, हम लोग ना एक नया फोल्डर बना लेते हैं, और फोल्डर का नाम दे देता हूँ मैं ABC। डेटा इसके अंदर हो या ना हो, डजंट मैटर। डेटा डालोगे तो जाहिर सी बात है वो पूरा का पूरा डेटा भी गायब होगा। ABC फोल्डर, देखा, तो जो फोल्डर था वो यहाँ से गायब हो गया। ये जो फाइल थी, सॉरी, ये जो फोल्डर डेस्कटॉप, ये सिस्टम का फोल्डर है शायद, इसलिए, और इम्पोर्टेंट फोल्डर है मे बी, शायद इसलिए ये गायब नहीं हो सकता। जो होम फोल्डर्स जो होते हैं शायद मे बी, शायद उनको हटाया नहीं सकता, बट जो रेगुलर फोल्डर्स होते हैं जो हमारे द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, उनको शायद हटाना इजी है। तो ये जो फोल्डर गायब हुआ है ABC, इसको वापस नहीं ला सकते आप, चाहे आप हिडन आइटम्स कुछ भी लगा लो, वो फोल्डर नहीं आने वाला वापस, राइट। वो आएगा इसी इसी कमांड से, चाहे आप विंडोज की कोई सी भी सेटिंग कर लो, राइट। और इसी कमांड को अगर मैं दोबारा सिर्फ नेगेटिव पॉइंट पे लगाना है, तो ये वापस आ जाता है। अब इस आर्चिव कमांड का यूज करके आप चाहो तो अपना एक फोल्डर हाइडर भी क्रिएट कर सकते हो,
खुद के लिए, राइट? अब वो अलग अलग तरीके से कि हाँ आपने जो ऐसे ये कमांड से गायब हो रहा है, इस कमांड से वापस आ रहा है। बाकी आप बैच स्क्रिप्टिंग का यूज करोगे तो उसमें जो है आप बैकअप बनाना या पर्टिकुलर कौन सा डेटा हाइड किया गया है वो रिमेम्बर याद रखना, तो इस तरीके से एक बैच स्क्रिप्ट भी क्रिएट कर सकते हो, जो कि मैं पहले इसमें डालता था, मिक्स करता था, बट अब मैं वो नहीं डालता, जो कि ये रही देखो, फोल्डर हाइडर डॉट बैट फाइल। तो ये है अगर आप बैच स्क्रिप्टिंग में, अच्छा सी लैंग्वेज कौन कौन जानता है? सी लैंग्वेज जानते हो? यस सर। सर थोड़ा थोड़ा, सो बेसिक। थोड़ा थोड़ा। तो कॉलन से स्टार्ट हो रहा है ये, कॉलन एंड देन फोल्डर हाइडर। तो ये क्या है? ये एक लेबल है, सी लैंग्वेज में होता है गो टू लेवल, है ना? तो जस्ट लाइक अ लूप, तो गो टू लेवल है, तो यहाँ पे ये लेबल है, कॉलन एंड देन पर्टिकुलर कोई भी नाम है, ये फोल्डर हाइडर नाम दिया गया है, तो ये एक लेबल है। इसका गो टू किधर होगा? गो टू आप चेक करोगे तो देखो ये रहा, गो टू एंड देन लेबल, गो टू लेवल। अब ये गो टू क्या कर रहा है? फंक्शन, ये गो टू का कोई पर्टिकुलर टाइप एक फंक्शन है, ये अपने लेवल को कॉल कर रहा है। कॉल कहाँ और लेवल कहाँ पर है? वो यहाँ पर है, तो फिर से ये शुरू होता है, राइट? एट द रेट इको ऑफ, मतलब ये रिप्रेजेंट करना कि हम एक कोड करने वाले हैं, बैच स्क्रिप्टिंग कोड करने वाले हैं। टाइटल फोल्डर एंड फाइल हाइडर इको, इस तरीके से नाम लिख दो कोई भी, इको 1 डॉट शो, इको 2 डॉट शो, ठीक है? सेट स्लैश पी एच जे, मतलब यूजर से इनपुट लेने के लिए, और जो भी इनपुट लेगा देन उसको क्या किया जा रहा है, यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है कि क्या यूजर ने 1 दबाया है या 2 दबाया है, राइट? अगर यूजर ने 1 प्रेस किया है देन गो टू एसएच लेवल, एसएच लेवल और हाई लेवल, लेवल कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हो। एसएच देखो, हाई लेवल आपका यहाँ से लेकर, सॉरी, हाई लेवल जो फंक्शन है वो यहाँ तक वर्क कर रहा है, सेम एज वेल। अब ये जो एसएच लेवल है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो अलग अलग पार्टों में पूरे कोड को डिवाइड कर दिया मैंने। राइट, हाई लेवल में क्या है, प्लीज इनपुट द फोल्डर यू वांट टू हाइड, जो भी फोल्डर आप हाइड करना चाहते हो उसका नाम दे दो, देन उसका ये क्या करता है, बैकअप क्रिएट करके एक टेक्स्ट फाइल में भी बना के रख देता है कि कौन सा डेटा हाइड किया गया है, उस नाम से एक फाइल भी क्रिएट कर देता है। और फोल्डर को दोबारा से शो कराना है देन वही कमांड लगा देता है। तो बस छोटी सी कुछ प्रोग्रामिंग नॉलेज की कॉन्सेप्ट यूज किया, कमांड एक ही है, यहाँ पे आर्चिव कमांड का यूज किया जा रहा है, और अपनी तरफ से एक फोल्डर हाइडर बना के रख दिया, राइट? तो अभी तो ये सिर्फ एक बैट फाइल है, बैट फाइल है। अब मैं चाहूँ तो इसको पूरा का पूरा exe फाइल में कन्वर्ट कर लूँ, इसको एक आइकन प्रोवाइड करा दूं, वो मेरी मर्जी है, वो आपकी मर्जी है, आप किस तरीके से खुद के लिए ऐसे सॉफ्टवेयर खुद के पर्सनल बनाओ, मतलब किसी और इंटरनेट से किसी और के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके अपना डेटा हाइड कर रहे हो, जरूरी नहीं ना कि वो डेटा सिर्फ हाइड ही कर रहा, हो सकता है कि आपका डेटा वो अंदर ही अंदर अपलोड कर रहा है वो अपने सर्वर पे। तो कोई भी इंटरनेट से डाउनलोड किया हुआ जो हाइडर्स होते हैं उनको मत किया करो, या तो अपना बिट लॉकर यूज करो या खुद के अपने इनक्रप्शन के वो बना लो पास टूल्स, वरना आपके कुछ इंपॉर्टेंट सेंसिटिव चीजें भी होती हैं, वो भी अगर एक्सपोज हो जाती है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब हम पढ़ेंगे प्रिविलेज एस्केलेशन। अभी भी सिस्टम हैकिंग ही चल रहा है, लेकिन ये प्रिविलेज एस्केलेशन उसका पार्ट है। Privilege escalation is a type of a vulnerability exploitation in web application also and network where the attacker gains access to the higher level privileges. Privileges का मतलब होता है authority, right? Authority या permissions, where he can change or modify the properties of an attribute of a user account and file, network, config, etc. Without any authorization. There are basically two types of privilege escalation: horizontal privilege escalation and vertical privilege escalation. In horizontal privilege escalation attack, the attacker is not granted any extra privilege, as to general user, but an attacker is able to access the data and informs of a user in the same level without any authorization. वहीं वर्टिकल में देखेंगे, द अटैकर क्लाइम्स ऑफ द लोडर ऑफ द ऑल रोल्स अवेलेबल, यूजर टू सुपर यूजर टू मैनेज टू एडमिन,
देखो अब ये जो हॉरिजॉन्टल जो प्रिविलेज एस्केलेशन है, इसमें क्या होता है कि जो अटैकर है सिर्फ उतना ही ऑथराइजेशन लेता है जितना उसको जरूरत है, कि हाँ मुझे ये फाइल, कोई पर्टिकुलर फाइल को रन करना था, ये इस पर्टिकुलर जो यूजर अभी उसके पास है उससे वो रन नहीं हो रही थी, तो उसने अपना एक लेवल आगे बढ़ाया, अथॉरिटी थोड़ी सी और ऊपर ली, एंड देन उस फाइल को रन कराया, बस खत्म। वर्टिकल में क्या होता है कि बंदा जो है इसमें उसका टारगेट ही यही है कि भाई एडमिन को हिट करना है, नो नॉर्मल यूजर, ओनली एडमिन, सुपर यूजर बनना है, मैनेजर बनना है इसमें। तो ये वर्टिकल प्रिविलेज एस्केलेशन होता है, जिसमें सुपर एडमिन बनाया जाता है। तो प्रिविलेज एस्केलेटर कुछ इस तरीके से है कि जब एक नॉर्मल यूजर विदाउट यूजर नेम एंड पासवर्ड या बिना मतलब विदाउट एनी परमिशन नॉर्मल यूजर से सुपर एडमिन की तरफ या रूट यूजर की तरफ बढ़ रहा है, तो वो प्रिविलेज एस्केलेशन अटैक कर रहा है, राइट। अब ये जो प्रिविलेज एस्केलेशन अटैक है, इसको सीईएच में एकदम नॉर्मल तरीके से बताया गया, छोटे तरीके से, राइट। इसको सही तरीके से बताया गया ओएससीपी में। सीएच में तो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चलता कि प्रिविलेज एस्केलेशन अटैक होता क्या है, करना कैसे है। सम प्रिविलेज एस्केलेशन विंडोज कमांड लाइक दिस, ये कुछ विंडोज कमांड है जो ड्यूरिंग द प्रिविलेज एस्केलेशन यूज की जाती है फॉर द विंडोज। प्रिविलेज एस्केलेशन अटैक विंडोज के लिए भी अवेलेबल है एंड लाइनेक्स के लिए भी अवेलेबल, लाइनेक्स टू लाइनेक्स एंड विंडोज टू विंडोज ऑल्सो। उनकी कुछ कमांड्स होती हैं जब हम ये सब कर रहे होते हैं, तो इंफॉर्मेशन निकालना जरूरी होता है प्रिविलेज एस्केलेशन करने के लिए। तो ये सारी की सारी कमांड्स का काम ही है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, जैसे कि होस्ट नेम, राइट। तो मैं यहाँ पे डालूंगा होस्ट नेम। तो होस्ट नेम क्या करेगा, मेरे डेस्कटॉप का नाम रिप्रेजेंट करेगा। कौन सा डेस्कटॉप का नाम, यहाँ से प्रॉपर्टी पे जाओगे दिस पीसी पे, तो ये मेरे कंप्यूटर का नाम ये वाला रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एंड अगेन सिस्टम इन्फो कमांड क्या करती है, आपकी जो हार्डवेयर की पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके दे देती है, और जो भी छोटे मोटे सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी भी फुल इंफॉर्मेशन। इससे काफी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है सिस्टम इन्फो कमांड से, राइट। अनदर कमांड इज राउट प्रिंट, जो मैं ऑलरेडी नहीं आपको नहीं दिखाया मैंने, सॉरी, आपसे पहले वाली जो क्लास थी उनको दिखाया। ROUT राउट प्रिंट करोगे तो आपका जो है ये राउट प्रिंट हो जाएगा, जिसमें आपका गेटवे आईपी एड्रेस, आपका खुद का आईपी एड्रेस 53 मेरा विंडोज का आईपी एड्रेस है, नेट मास्क, वो सारी चीजें, एक्टिव राउट टेबल है, वो प्रिंट हो जाती है आपकी। और नेट ग्रुप डोमेन देखना, अभी ये चीजें समझ में नहीं आएंगी कि सर ये सब क्या है। नेट ग्रुप DOMAIN डोमेन, सॉरी, this command can be used only a Windows domain controller. More help is available by typing the net help message 315। हाँ, जो भी एरर आए उसका जो है इन्होंने वो बना दिया है। तो इसमें डोमेन कंट्रोलर अभी है नहीं, नॉर्मल विंडोज है, इसलिए काफी सा एक्टिव डायरेक्टरी भी नहीं है मेरी विंडो में, तो सादा विंडो है ना, सिंपल। तो नेट लोकल ग्रुप whoami कमांड टाइप कर सकते हो। whoami से आपका ये जो कंप्यूटर का नाम और जो भी यूजर है वो बता देगा। कंप्यूटर का नाम ये है और यूजर साथ में सैम10 है। नेटस्टेट ANO सर्विस कौन कौन सी चल रही है, STT नेटस्टेट -ANO, ठीक है। कौन कौन सी सर्विस कौन कौन से पोर्ट नंबर्स पर और किस प्रोटोकॉल पर चल रही है वो दिखाना। लोकल एड्रेस ये है, मतलब मेरी विंडोज मशीन के अंदर ऑन दिस टाइम ये पोर्ट नंबर्स ऑन है यहां तक, ठीक है। तो ये पोर्ट नंबर्स अभी भी चल रहे हैं। लिसनिंग स्टेट क्या है, लिसनिंग मोड, अभी भी लिसनिंग मोड पर ही है ये, जिनकी PID ये है। तो TCP प्रोटोकॉल के ऊपर नजर आ रहे हैं, UDP प्रोटोकॉल के यहाँ नजर आ रहे हैं, और यहाँ पे नजर आ रहा है कुछ भी नहीं। मतलब ये कि UDP प्रोटोकॉल में से कोई भी पोर्ट नंबर ऑन नहीं है इस वक्त। और ये तो वही वाली टेबल है DNS टेबल।
ipconfig/all मैक एड्रेस देखने के लिए नेट यूजर user1 नया यूजर शायद क्रिएट करने के लिए एंड देन नेट यूजर यूजर्स की लिस्ट देखने के लिए नेट एंड देन यूजर। तो यूजर्स चेक करने के लिए कितने यूजर्स हैं, अगर नया यूजर बनाना है तो कोई भी नाम दे दो, राइट, तो एक नया यूजर क्रिएट हो जाएगा। और भी बहुत सारी कमांड है प्रिविलेज एस्केलेशन की, बहुत डेंजर, बट वो CH के अंदर नहीं आती है। एक प्रिविलेज एस्केलेशन अटैक, एक मेटास्प्लॉइट टूल के थ्रू एक प्रिविलेज एस्केलेशन अटैक है जो दिखाया जाएगा कि किस तरीके से एक नॉर्मल यूजर एडमिन यूजर में कन्वर्ट हो गया, राइट। बट बिफोर दिस अटैक we need to understand the Metasploit tool, right? तो हमें Metasploit टूल को समझना पड़ेगा। और ये जो रिमोट लॉगिन थर्ड पार्टी टूल ये मैंने जो डाला है यहाँ पे, मतलब एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, एक लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडो लाइनक्स इस तरीके से मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है इसके ऊपर कि किस तरीके से आप ना RDP या रिमोट लॉगिन एक्सेस पा सकते हो, यानी कि RDP रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। इसमें होता क्या है कि हम लोग एक हमारे ही नेटवर्क में कनेक्टेड या हमारे ही नेटवर्क के VPN से कनेक्टेड कोई भी पीसी है और हम उसका लॉगिन एक्सेस लेना चाहते हैं। लॉगिन एक्सेस मतलब हम ना उसके पीसी को वर्चुअली एक्सेस करना चाहते हैं, वो भी ग्राफिकल वे में, नॉट अ कमांड बेस। हमें कमांड बेस एक्सेस नहीं करना है, ग्राफिकल वे में पूरा एक्सेस करना है। जैसे कि मैं ये क्या बोलते हैं, ये विंडो है, तो ये विंडो को मैं एक्सेस कर रहा हूँ ना, तो मैं कैसे कर रहा हूँ, वर्चुअल मशीन के अंदर। सेम एज वेल एज R लॉगिन हो गया या फिर पुटी सॉफ्टवेयर है और RDP हो गया, XRDP, VNC हो गया, तो रेमिना, फ्री RDP, बहुत सारे टूल है। इनकी हेल्प से आप लाइनेक्स के अंदर से विंडोज को एक्सेस करते हो ग्राफिकली, विंडोज के अंदर से लाइनेक्स को एक्सेस करते हो पूरी तरीके से ग्राफिकली, राइट। R लॉगिन हाइफन टेस्ट, ये लाइनेक्स आईपी एड्रेस कैसे हो सकता है, क्योंकि इसका आईपी एड्रेस क्या है, ipconfig 153 है ना, ठीक है। विंडोज का आईपी एड्रेस है 153। मैं कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ, वरना मैं वीडियो तो मैंने बना के रखी है आप लोगों के लिए। R login हाइफन L एंड देन यूजर नेम क्या है, sam10 एंड देन आईपी एड्रेस इज 192.168.1.53। स्मॉल l लॉगिन नेम दिया तो एकदम सही है, बट ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा। हाउ टू एक्सेप्ट कोई नहीं, मैंने ये वीडियो बना के रखी हुई है ऑलरेडी आपके लिए, ये रही RDP प्रैक्टिकल्स की, और जिसमें अलग अलग तरीके से मैंने RDP को एक्सेस करके दिखाया है। अब ये तो वो RDP है जो मेरा, मतलब ये विंडोज मशीन है, अब इस विंडोज मशीन के अंदर मैंने RDP, सॉरी ये रहा RDP, ये रहा यहाँ पे RDP रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन RDC है। तो इसके थ्रू मैं लाइनेक्स ये जो चल रहा है पूरा, इसको पूरी तरीके से एक्सेस कर लूंगा विंडोज के अंदर, समझ गए। तो यही सारी चीजें हैं उसके अंदर। अब ये तो मेरा खुद के सिस्टम है, ठीक है, मतलब RDP ही है। RDP जो है नॉर्मली बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं, राइट। मोस्टली ऑनलाइन एक्सेसिबल RDPs बहुत फास्ट होते हैं। और मैं आपको एक और वो उसका एक और बताऊंगा आपको, एक और RDP क्रिएट करना, गूगल कोलैब वाला। गूगल कोलैब का RDP आप अगर यूज करोगे तो वो अच्छा है, राइट। गिटहब के थ्रू आपको RDP मिलता है। पहले ये सब इतने ज्यादा फ्री नहीं थे। पहले RDP लेने के लिए हम लोगों को पेमेंट करना पड़ता था या बहुत सारी प्रॉब्लम को वो देखना पड़ता था। लेकिन अब RDP जो नॉर्मल कंपनियां हैं, गूगल अब सब प्रोवाइड करने लगी। Amazon को ही देख लो, अब Amazon AWS जो है 1 GB रैम के साथ EC2 का RDP प्रोवाइड करता है।
लेकिन उसके लिए भी हमारे क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन मांगता है, राइट। तो लेकिन उसका एक्सेसफुल रहता है, तो उसकी एक फास्ट ये अच्छी चीज है। अब जो गूगल कोलैब है, वेब गिटहब है, इन लोगों ने एक लिमिटेड वो रखा है कि आपका आरडीपी ज्यादा से ज्यादा 5 घंटे काम करेगा, 10 घंटे काम करेगा, इस तरीके से, राइट। तो ये है, इसको कर लेना आप, मैं दे दूंगा आप लोगों को। सर यस सर वो फास्ट कैसे इतना चलता है उसमें इंटरनेट? क्लाउड है ना, मतलब उनका सर्वर है वो। हमारे पास इंटरनेट की स्पीड इतनी अच्छी नहीं है, बट उन लोगों के पास बहुत अच्छी स्पीड है, अच्छी रैम यूज करते हैं, राइट। हम लोग को ज्यादा से ज्यादा कितने का 50 MB का या 100 MB पर सेकंड का इंटरनेट लगवाते हैं, राइट। बट उन लोगों के पास बहुत ज्यादा हाई स्पीड इंटरनेट होता है। तो इंटरनेट एक तो हाई स्पीड, ऊपर से रैम अच्छी है, सिस्टम अच्छा, सारी चीजें। बस हमें क्या करना है, उनका उसको जो है सिस्टम को एक्सेस करना होता है कमांड से, आरडीपी कमांड से एक्सेस कर लो। और एक्सेस कर लोगे आप, बस बहुत सारी मैं दिखाऊंगा अभी आपको। AWS का मैं एक्सेस करके दिखाऊंगा, बनाना भी सिखाऊंगा जब क्लाउड वाला चलेगा तब। सर AWS का मैंने यूज किया था, पर 2-4 हजार पैसा कर दिया है मेरे ऊपर। तो आपने सर्विस यूज कर ली होगी ना, क्या क्या चलाया था आपने? बहुत सारी चीज सर। तो पूछ के चलाना चाहिए ना, किसी AWS एक्सपर्ट से पूछना चाहिए, किसी डेवऑप्स से बात करनी चाहिए थी आपको कि मैं क्या क्या यूज कर सकता हूँ, क्या क्या नहीं। तो सर कुछ नहीं ना होगा, पैसा बार बार जीमेल पे भेजता है, इतना रुपया 4 हजार रुपया हो गया है आपका, हाँ, पेमेंट तो वो कीजिए। आपके क्रेडिट कार्ड से कट जाएगा वो ऑटोमेटिक। अपना क्रेडिट कार्ड दिए ही नहीं है, तो कैसे बनाया आपने? दूसरे की। तो दूसरे का कटेगा। पर जीमेल मेरा था सर। तो उससे फर्क नहीं पड़ता, कार्ड की डिटेल जिसकी गई है वो उनके उनके उससे जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं विंडोज सॉरी उसकी तरफ क्या बोलते हैं मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क की तरफ लेके चलता हूँ आप लोगों को। ये है आपका मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क। सर ये मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क किस टॉपिक में आता है? ये किसी टॉपिक में नहीं आता, सिस्टम हैकिंग के अंदर आते ही ये स्टार्ट हो जाता है। सिस्टम हैकिंग स्टार्ट हो गया मतलब मेटास्प्लॉइट पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। ओके सर। मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क टूल का नाम है, फ्रेमवर्क का नाम है, लेकिन जब हम इसे यूज करते हैं तो मेटास्प्लॉइट पूरा वर्ड कहीं यूज नहीं होता। इसके मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के अंदर मल्टीपल टूल्स ऑलरेडी हैं, जैसे कि MSF कंसोल यूज करते हैं हम, ये मेटास्प्लॉइट का पार्ट है। MSF वेनम यूज करते हैं, ये भी एक मेटास्प्लॉइट का पार्ट है। इसके अलावा भी कुछ 4-5 और छोटे छोटे टूल्स हैं जो मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के पार्ट हैं, बट हम मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क वर्ड नहीं यूज करते कमांड पे। फोल्डर भी इसी के नाम से ही बनता है, मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क। सर ये दोनों में जैसा अंतर कि क्या आप होता है सर? यस, दोनों में अंतर क्या होता है, MSF कंसोल और MSF वेनम में? मुझे एक बात समझ में नहीं आती, क्या मैंने आपको पढ़ाना बंद कर दिया है? सर टॉपिक आया तब पूछे सर। नहीं, मुझे ये बताया, क्या मैंने आपको मेटास्प्लॉइट पढ़ाना बंद कर दिया? नहीं। मैं पढ़ा रहा हूँ ना, आपको 10 बार मैंने रोका भी है कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ उसी टॉपिक को, तो मुझे जब तक वो फिनिश ना हो जाए उसके बाद ही आप पूछें कि सर आपने ये नहीं बताया या हमें इसके अंदर और ये जानना है। मैं इसी पॉइंट पे आने वाला था। MSF कंसोल बता रहा हूँ मैं आपको, देखो यहाँ पे, उसके बाद में MSF वेनम बता रहा था। सर उतने आपको देर जो में तो मैंने क्वेश्चन ही भूल जाएंगे लोग। क्वेश्चन नहीं भूलोगे, मैं हर क्वेश्चन हर चीज जो बोलता हूँ पढ़ाता हूँ वो इस हिसाब से बोलता हूँ कि आपके मन में जो डाउट भी चल रहे होते हैं वो रिजॉल्व होते रहे हिसाब के साथ। कि आप कुछ मन में सोच रहे थे एंड देन वही मैंने चीज क्लियर भी कर दी रैंडमली, कोइंसिडेंटली।
लिख लिया करो ना, एक क्वेश्चन याद नहीं रख पा रहे आप लोग कि हाँ मुझे ये पूछना है, पेन और कॉपी रख के बैठ लिया करो थोड़ा सा कि हाँ ये क्वेश्चन पूछना है, ये पूछना है, ये पूछना है, सर बोलते हैं हमें ये पूछना है। 15 मिनट्स पहले मैं क्लास खत्म करता हूँ, देन अपने क्वेश्चन पूछो कि ये या पर्टिकुलर टॉपिक फिनिश कर दिया मैंने, देन तब पूछ लो। टॉपिक स्टार्ट करूंगा देन आप एकदम बीच बीच में पूछना स्टार्ट कर दोगे, तो मैं पढ़ाऊंगी आपके क्वेश्चन को सॉल्व करूँ। अभी तो मैंने एमएसएफ कंसोल क्या होता है ये भी नहीं बताया, आप पूछ रहे हैं डिफरेंस बताओ। आपको मैंने पर्सनल कॉल पे ही बताया था ना, ड्यूरिंग द क्लास आपको क्वेश्चन नहीं करना है, जैसे ही क्लास खत्म हो जाती है देन आप पूछो सारी चीजें जो पूछना है। रवि स्टार्ट करें अब। ओके सो मैं एमएसएफ कंसोल बता रहा था आपको कि फर्स्ट जो एमएसएफ कंसोल है, एमएसएफ बिनम है, और उसके अलावा भी आपका एमएसएफ ऑफसेट क्रिएट, एमएसएफ क्या कहते हैं उसको, पैटर्न क्रिएट, तो ऐसे कुछ और भी टूल्स हैं छोटे छोटे, तो ये सभी मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के ही पार्ट है। मतलब कालिदास के सारे टूल्स एक तरफ और मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क एक तरफ, काफी बड़ा टूल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल भी होता है ये। ठीक है, तो मैं एमएसएफ कंसोल मैंने कमांड लगाई और हाइफन हाइफन हेल्प, तो इसके जितने भी ऑप्शंस हैं वो सभी आपको नजर आ रहे हैं, राइट। यामल फाइल की बात यहाँ पे की जा रही है, मतलब ये कि मेटास्प्लॉइट जो फ्रेमवर्क है ना, इसका अपना एक डाटाबेस होता है। जब भी ये एमएसएफ कंसोल या मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क स्टार्ट होता है तो स्टार्ट होने से पहले ये अपने डेटाबेस को स्टार्ट करता है, राइट। जो और डेटा इसका जो डेटाबेस है वो MySQL से नहीं, PostgreSQL से बना हुआ है। तो जब भी हम मेटास्प्लॉइट को स्टार्ट करते हैं, वैसे तो देखो मेटा जो डेटाबेस है वो बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक पहले ही स्टार्ट हो जाता है। इन केस ऑफ अगर कभी इस टाइप की एरर आती है कि डेटाबेस स्टार्ट नहीं हुआ है लेकिन टूल ओपन हो गया है, तो आप अलग से सर्विस PostgreSQL स्टार्ट भी कर सकते हो कि पहले मैं PostgreSQL मैन्युअली स्टार्ट कर लेता हूं, देन एमएसएफ कंसोल को स्टार्ट कर लूंगा। उससे होगा ये कि आपका जो एमएसएफ कंसोल है वो फास्ट खुलेगा। सिर्फ एमएसएफ कंसोल कमांड को रन करोगे तो वो बैकग्राउंड में पहले PostgreSQL को रन करेगा, देन खुद को स्टार्ट करेगा। और मैं अगर ये कमांड पहले चला दूंगा ऐसे, तो ये पहले PostgreSQL स्टार्ट कर दिया इसने। अब मैं एमएसएफ कंसोल को रन करूंगा तो ये एमएसएफ कंसोल इस बार थोड़ा जल्दी स्टार्ट होगा। टूल बहुत बड़ा होता है ना, तो इसी तरीके से टाइम लगता है, लोडिंग, सारी चीजें चेक करना। स्टार्टिंग द मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क कंसोल, ये आपका स्टार्ट हो गया, राइट। और ये एमएसएफ जो मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क है उसका अभी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो 6 चल रहा है, राइट। तो मैं इसको एग्जिट कर देता हूं फिर से अगेन, PostgreSQL, और इसके अंदर देखो कई सारी चीजें हैं, इसके अंदर कई सारे मॉड्यूल्स हैं, टोटल 7 डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, और वन बाय वन ये सारे मॉड्यूल्स ये रहे। एक्सप्लॉइट, ऑक्सिलरी, पोस्ट, पेलोड, एनकोडर, नोप्स, इवेजन, ये टोटल 7 मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। पेलोड, एक्सप्लॉइट, पोस्ट, नोप्स, ऑक्सिलरी, इवेजन। अब ये वन बाय वन हम देखेंगे ये सब होता क्या है मेटास्प्लॉइट के अंदर। पेलोड्स को देखते हैं, तो पेलोड्स आर द कोड दैट वी विल leave behind the hacked system. Some people call these listeners rootkits. कुछ लोग इनको listener भी बोलते हैं, rootkits भी बोलते हैं। Metasploit, they are referred to as a payload. These payloads include command shell, interpreter,
The payload can be staged in line. NONX bypass the no executable feature in the some modern CPUs. राइट तो ये जो पेलोड्स हैं, पेलोड्स मतलब एक लिसनर होते हैं कि एक वायरस हमने बनाया और कंप्यूटर में डाल दिया और उसने हमें कनेक्शन प्रोवाइड करा दिया एंड देन छोड़ दिया हमने, तो वो पेलोड वहीं रह जाता है उसी के सिस्टम में, अब या तो एंटीवायरस पकड़ लेगा या फिर कोई नहीं पकड़ेगा। तो पेलोड इज जस्ट लाइक कि हमने एक जासूस भेजा हमने किसी कंट्री में और वो हमें वहां की सारी इंफॉर्मेशन सेंड करता रहता है, तो पेलोड इस तरीके से वर्क करता है। तो एक वायरस जो हमें इंफॉर्मेशन बैक वापस पहुंचाता रहता है, तो उसको पेलोड बोलते हैं। अब ये जो पेलोड है, ये पेलोड बनाया इस तरीके से जाता है ना कि इसके अंदर ना बाईपासिंग करने की कैपेबिलिटी भी होती है, राइट। तो अब बाईपासिंग करने के लिए अलग अलग चीजों का यूज होता है, वो मैं आगे बताता हूँ। एक्सप्लॉइट क्या होता है? Are the shell code, exploit are the shell code that take advantage of the vulnerability of the flow in the system. किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम में, किसी वेबसाइट में, राइट, किसी भी नेटवर्क में कोई vulnerability है और आपने आपके पास या कहीं और उस vulnerability का वो है, क्या बोलते हैं, एक एल्गोरिदम मान सकते हो, राइट, एक कोड है कि अगर उस कोड को उस vulnerability पर रन करा दोगे तो पूरा सिस्टम हैक हो जाएगा, राइट। वैसे मैनुअली मेथड से अगर आप हैक करने की कोशिश करोगे तो काफी सारा टाइम कंज्यूमिंग होगा, बट पहले से अगर किसी ने उसका एक कोड बना के रखा हुआ है, सारी चीजें उसी के अंदर कोडेड हैं, पहले से सेट है सब, तो आप डायरेक्टली उसको रन करते हो और उस पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी का एक्सेस ले लेते हो अपने टर्मिनल पर। तो वो होते हैं एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट वो जिस लाइक का परमाणु बम, राइट, उठाया छोड़ दिया तब आप सब कुछ बर्बाद, हैक हो गया खेल। Same as well. Now the post क्या होते हैं? Post are the modules that we can use post exploitation of the system. Post वो होते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर सिस्टम का एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। एक्सप्लॉइटेशन करने का मतलब है कि एक्सप्लॉइट करना ऐसे होता है ना, मतलब किसी को छेड़ना। तो छेड़ने में हम क्या करते हैं? उसको परेशान करते हैं, राइट। छेड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो यहाँ रहे, मतलब हमारे सामने रहे। तो हम लोग परेशानी क्यों करते हैं कि यार ये बंदा हमारे सामने आ गया, अब हम इसको परेशान करेंगे तो ये यहाँ से क्या होगा, भाग जाएगा। तो मेन वर्क इज दिस। पोस्ट का काम यही है कि हम लोग क्या करते हैं, इसमें पोस्ट यूज करते हैं सिस्टम्स के लिए कि कोई पर्टिकुलर कोई चीज है, कोई डोर है, कोई वल्नरेबिलिटी है, कोई सर्विस है, इसको हम एक्सप्लॉइट करेंगे तो मे बी ये जो वो जो चीज है, वो वल्नरेबिलिटी है, वो हमें किसी चीज का एक्सेस दे दे, राइट, या फिर पीछे हट जाए या बाईपास हो जाए। तो पोस्ट इस तरीके से वर्क करता है एक्सप्लॉइट करने के लिए सिस्टम्स की फाइलों को। नोप्स क्या होते हैं? नोप्स आर शॉर्ट ऑफ नो ऑपरेशंस। इन 32-bit CPU it is usually indicated by the hex /x90. it simply means do nothing. नोप्स क्या होता है? /x90 होता है। ये /0x90 या फिर /x90, ये हेक्साडेसिमल में बता रहा हूं मैं आपको, और इसका मतलब होता है इट सिंपली मींस डू नथिंग, कुछ नहीं करना है। दिस कैन बी क्रूशियल इन द क्रिएटिंग अ बफर ओवरफ्लो व्हेन वी मॉड्यूल्स बाय द शो। तो आप बफर ओवरफ्लो टॉप मैं आपको दिखाऊंगा करके, तो वहां पे ना मैं इस चीज का यूज जरूर करूंगा। /x90 का मतलब ये होता है कि डू नथिंग, मतलब कुछ और नहीं करना, जिस पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए बोला गया है आपको सिर्फ वही करना है, एक्स्ट्रा चीजें नहीं करनी है। और जो भी प्रोसेस होने वाला है उस प्रोसेस को खराब नहीं होने देना। तो /x90 इसीलिए लगाया जाता है किसी भी पर्टिकुलर एक्सप्लॉइट के अंदर या किसी पेलोड के अंदर। मोस्टली पेलोड के अंदर ये लगाया जाता है /x90, राइट। ये हेक्साडेसिमल वर्ड है /x90। बफर ओवरफ्लो में तो हम इसे अलग से लगाते हैं जानबूझकर। तो आपको नोप्स देखने हैं तो आप शो नोप्स करोगे तो आपको सारे के सारे नोप्स नजर आ जाएंगे कि हाँ ये हैं वो नोप्स। सिंपल मैटर PHP नोप जनरेटर सिंपल, TTY नोप जनरेटर सिंपल, OPTV सिंगल बाइट। अब आता है आपका ऑक्सिलरी। व्हाट इज ऑक्सिलरी? ऑक्सिलरी आर द स्कैनर्स। सिंपल भाषा में बता दूं, ऑक्सिलरी मतलब वो
कि फजर हो गया, स्कैनर हो गया, डीडोस अटैक करना है आपको, राइट, या कोई किसी पर्टिकुलर सर्विस का वर्जन नंबर चेक करना है, स्कैनिंग करनी है, तो आप ऑक्सिलरीज के अंदर चले जाओ, आपको इस टाइप की चीजें मिल जाएंगी। Encoders are the modules that enable us to encode your payload in various ways to get AV and other security devices. We can see the encoders by the typing. Right? Encoders का काम क्या करता है कि आपने MSF Venom टूल यानी मेटास्प्लॉइट से कोई पेलोड बनाया, लेकिन वो जो पेलोड है ना वो किसी एंटीवायरस के द्वारा डिटेक्टेबल है, उसका सिग्नेचर, तो आप एनकोडर्स का यूज करते हो। एनकोडर्स क्या करता है, उस पेलोड को और ज्यादा इनक्रिप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, सो दैट दोबारा अगर उस सिस्टम में वो डाला जाएगा तो एंटीवायरस उसे पकड़ नहीं पाएगा। ये होता है आपका एनकोडर। सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी मेजर को ना उसको बढ़ा देता है थोड़ा सा। सारे के सारे एनकोडर भी आप देख सकते हो। मोस्टली जो फेमस एनकोडर है इसमें, वो इसमें दे रहा है क्या, इसमें नजर नहीं आ रहा, मे भी शायद होगा, हाँ यहाँ पे दिया हुआ। एज यू कैन सी देयर आर न्यूमेरस एनकोडर्स built into Metasploit. One of the my favorite encoder is Shikata ga Nai. ये एनकोडर सबसे ज्यादा बेस्ट एनकोडर है, वर्ल्ड वाइड फेमस है, सब लोग यूज करते हैं, which allow us to XOR the payload to help making it undetectable by the AV software and security device. Shikata, ये जो सॉफ्टवेयर है Shikata ga Nai, ये XOR बेसिस बनाया गया है जो UAC को बाईपास कर देता है। UAC क्या होता है? UAC होता है आपका यूजर एक्सेस कंट्रोल, राइट, मतलब यूजर एक्सेस कंट्रोल एक प्राइवेसी है कि अगर कोई भी अननोन पर्सन विंडोज पर एक्सेस लेने की कोशिश कर रहा है तो वो क्या करता है, उसको सबसे पहले नॉर्मल यूजर बनने से भी रोकता है डायरेक्टली, कि आप नॉर्मल यूजर भी नहीं बन सकते, कोई चांस ही नहीं। लेकिन अगर आप इस पेलोड का यूज कर रहे हो तो यूएसी पहचान नहीं पाता है और डायरेक्टली आपको बाईपास करा देता है। सर्च टाइप एक्सप्लॉइट, तो इस तरीके से आप ये कमांड लगाओगे। सर्च टाइप क्या है? एक्सप्लॉइट। सर्च टाइप क्या है? नोब्स। सर्च टाइप क्या है? एनकोडर्स। तो इस तरीके से शो कमांड से भी चल सकता है, डजंट मैटर। पेलोड, शो पेलोड, ये टाइप्स ऑफ पेलोड। अब जो पेलोड्स के बारे में बता रहा था कि पेलोड ये होता है कि एजेंट होता है जिसको हम भेजते हैं, राइट। अब इनमें भी टाइप्स होते हैं पेलोड्स के, कि कौन सा पेलोड, अलग अलग टाइप्स के पेलोड होते हैं। इनलाइन पेलोड, स्टेजेस पेलोड, मीटर पेटर पेलोड। मोस्टली हम जो पेलोड यूज करेंगे वो मीटर पेटर पेलोड यूज करने वाले हैं, सबसे ज्यादा यूज होता है। इसकी तो प्रॉपर मेटास्प्लॉइट अपने आप में एक बड़ा फ्रेमवर्क है जिसकी आपको पूरी एक रिसर्च स्टडी करनी पड़ेगी, कहाँ पे क्या क्या डाला हुआ है। अब इसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं जैसे कि एल होस्ट, एल पोर्ट। एल होस्ट मतलब होता है लोकल होस्ट, यानी कि आपका आईपी एड्रेस। अगर कोई कहता है कि रिमोट होस्ट डालना है तो रिमोट होस्ट का मतलब है रिमोट का होस्ट, मतलब विक्टिम का आईपी एड्रेस डालना पड़ेगा। उसी तरीके से एल पोर्ट होता है और आर पोर्ट होता है। एल पोर्ट लोकल पोर्ट, आर पोर्ट रिमोट पोर्ट। यूआरआई पाथ मतलब किसी पर्टिकुलर जिस वेबसाइट पर आप लगा रहे हो अटैक, या जिस वर्डप्रेस के वर्जन पर आप अटैक लगा रहे हो, जिस प्लगइन के पास आप वो अटैक कर रहे हो, उस का लोकेशन आपको डालना पड़ता है, मतलब उसका ना यूआरएल कॉपी करके यहाँ डालना पड़ता है। बाकी बहुत सारी कमांडें हैं जो हम प्रैक्टिकल करेंगे तभी समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। मेटास्प्लॉइट का ये जो टूल है, मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क, इसकी टेस्टिंग करनी है। मेटास्प्लॉइटेबल टू मशीन, एक CTF है, एक सर्वर है, और ये यहाँ से डाउनलोड होगा। आप गूगल
आपकी आवाज नहीं आ रही।
वो प्रॉब्लम हो गया था थोड़ा सा, नेटवर्क में थोड़ा सा इशू आ गया था। ठीक है, मैं क्या कर रहा था आपको, हाँ मेटास्प्लॉइटेबल 2, तो आप इसको शो कर लोगे, देन वो आपको एक्सेस प्रोवाइड कर देगा। और आप अपने नेटवर्क अडेप्टर को चेंज कर लें, वो नेट पर होगा बाय डिफॉल्ट मेटास्प्लॉइट 2 के अंदर, और आपको उसे ब्रिज अडेप्टर पर सेट कर लेना है, राइट। उसके बाद आपको अपनी इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना, ये सब जो है स्टार्ट कर देना है। चलिए फिर मैं इसको स्टार्ट ही करा देता हूँ, मतलब एक अलग तरीके से कि इसको कैसे वो करना है, gathering information. So maybe I think I have already metasploitable 2, right? So it's good to मैं इसका पहले जैसे मेटास्प्लॉइटेबल 2 मैंने लोड कराया हुआ है, मैं इसकी सेटिंग्स में जाऊंगा और नेटवर्क अडेप्टर पे नेट है, मैं इसे ब्रिज पर सेट करूंगा, देन ओके करके इसको स्टार्ट कर दूंगा। तो ये एक वनरेबल मशीन है, वो भी लिनक्स मशीन है बट वनरेबल है, और इसमें कोई भी जीयूआई नहीं है, सिर्फ टर्मिनल है इसके अंदर, और इसके अंदर वनरेबिलिटीज है काफी सारी। और अगर मेटास्प्लॉइट सीखना है तो इसका इस्तेमाल करके जल्दी सीख सकते हैं। तो ये देखो ये स्टार्ट हो गया, और यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर देख पा रहे होगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है लॉग इन विद एमएसएफ एडमिन, एमएसएफ एडमिन, मतलब इसका यूजर नेम एमएसएफ एडमिन है, पासवर्ड भी एमएसएफ एडमिन है। ठीक है, तो मैं करता हूँ MSFADMIN, एमएसएफ एडमिन, पासवर्ड भी सेम यही है MSFADMIN। तो मुझे एक्सेस मिल गया। नाउ इफ आई वांट टू बिकम अ रूट यूजर, फिर से पासवर्ड डालूंगा MSFADMIN, गलत डाल दिया, MSFADMIN बन गया रूट यूजर में, आईडी रूट यूजर। ठीक है, तो ये पूरा एक्सेस है, बट मैं फिर भी इसको नॉर्मल यूजर पर ही रखता हूँ। ठीक है, ओके। सो एक चीज और, आईपी एड्रेस और चेक कर लेता हूँ अपना। मेरा आईपी एड्रेस है 192.168.1.153, बस। तो मेरा आईपी एड्रेस 153 है। मैं पिंग कमांड करके भी आईपी एड्रेस चेक कर लूंगा कि क्या मैं इससे कनेक्टेड हूँ। तो मुझे पैकेट्स के रिप्लाई आ रहे हैं, दैट मीन्स आई एम कनेक्टेड विद दैट। और इसमें टीटीएल वैल्यू जो है 64 आ रही है, दैट मीन्स आई एम कनेक्टेड द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो अगर टीटीएल वैल्यू 64 मतलब 64 या 64 के आसपास की है, जैसे कि 57 हो गया, 58 या 67 हो गया, 17 हो गया, 70 हो गया, तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर वैल्यू 100 क्रॉस कर रही है या 128 के पास जा रही है, 120 के आसपास जा रही है, तो फिर आपका वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये टीटीएल वैल्यू से पता चल जाता है। ठीक है, और एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम्स का टीटीएल वैल्यू डिफरेंट होता है, एवरी यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम का। इवन विंडोज 7 भी है, तब भी ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट, और थोड़ी टीटीएल वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट मिलेगी। चलिए, तो मेरे पास एक विक्टिम है मेटास्प्लॉइटेबल 2 मशीन, और मेरे पास जो टूल है वो मैं यूज करने वाला हूँ मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क। ठीक है, अब जो एमएसएफ कंसोल है वो आपका पूरा का पूरा टूल है। एमएसएफ कंसोल में ओपन कर लेता हूँ।
ठीक है। एक्सप्लॉइट हो गया ऑक्सिलरी पोस्ट पेलोड एनकोडर नोप्स इवेजन। इवेजन के बारे में मैंने बताया नहीं है, क्योंकि इवेजन जो है क्या होता है, देखो इवेजन ये एंटीवायरस बाईपासिंग के लिए होता है। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूं, शो इवेजन। तो ये इवेजन्स हैं, ऐप लॉकर इवेजन, इंस्टॉल यूटिल ऐप लॉकर, सिस्कॉल इंजेक्ट, विंडोज डिफेंडर को बाईपास करने के लिए, विंडोज डिफेंडर को ये भी बाईपास करता है। तो ये जो है इवेजन है, ये भी एंटीवायरसेस को बाईपास करने के लिए होता है, पूरा का पूरा एंटीवायरस बाईपास कर देगा ये। और जो एनकोडर्स होते हैं वो भी एंटीवायरस को बाईपास करने के लिए है, बट ये ऑलरेडी बने हुए पेलोड को थोड़ा सा इनक्रिप्ट करते हैं। बट इवेजन जो है एक बड़ी वो होती है कि अगर आपने इसको यूज कर लिया तो कंफर्म है ये पूरा एंटीवायरस बाईपास कर देगा, पूरा एंटीवायरस खा लेगा ये। तो इवेजन ज्यादा पावरफुल होते हैं एनकोडर्स के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये आपका एमएसएफ कंसोल है। मैं हेल्प मेन्यू कमांड चलाऊंगा, HELP हेल्प। ठीक है, तो यहाँ पे इसका पूरा का पूरा हेल्प मेन्यू ओपन हो जाएगा अलग अलग तरीके से कि आप कौन कौन सी कमांड चला सकते हो। DB कनेक्ट, DB डिस्कनेक्ट, अगर डाटाबेस डिस्कनेक्ट करना है या कनेक्ट हो गया है, ये सारी चीजें, जॉब रीनेम, एडवांस कमांड, क्लियर कमांड, ग्रेड कमांड, सारी कमांड है। तो ये आपका पूरा मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क ही है, एमएसएफ कंसोल है इसका नाम, मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का। अब इसी का पार्ट है एमएसएफ वेनम। ठीक है, एमएसएफ वेनम क्या करता है, आपके लिए पेलोड बनाता है, जैसा चाहोगे वैसा पेलोड, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनवाना है आपको वैसा पेलोड वो एमएसएफ वेनम आपको बनाकर देता है। पेलोड बनाने के बाद आप उसे विक्टिम को सेंड कर देते हो। अब वहां से जो इंफॉर्मेशन वो सेंड करेगा, तो आपके पास एक लिसनर होना चाहिए, और वो होता है आपका एमएसएफ कंसोल। राइट, आप इसे स्टार्ट करते हो, सेट करते हो, इसे इसकी सेटिंग्स को सेटअप करते हो, देन अपना लिसनर स्टार्ट कर लेते हो। समझ गए? तो फिर एमएसएफ वेनम का जो बनाया हुआ पेलोड विक्टिम के पास होता है, वो हमें कनेक्शन सेंड करता है, हम उसका कनेक्शन यहाँ पर रिसीव कर लेते हैं, एंड देन उसका सिस्टम पूरा हैक हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है द मेन डिफरेंस बिटवीन द एमएसएफ कंसोल एंड एमएसएफ वेनम। एमएसएफ वेनम पेलोड बनाता है, एमएसएफ कंसोल उस पेलोड की डेटा को एक्सेप्ट करता है, कनेक्शन बनाने में हेल्प करता है, लिसनर है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एमएफ स्टार्ट कर, सॉरी एमएसएफ कंसोल स्टार्ट कर लिया। आईपी एड्रेस हमें मालूम है हमारे विक्टिम का किसको टारगेट करना है। एनमैप के अंदर, एमएसएफ कंसोल के अंदर यानी कि मेटास्प्लॉइट के अंदर एनमैप होता है ऑलरेडी। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि काली लाइनेज के सारे टूल्स एक तरफ और मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क एक तरफ। ठीक है, तो nmap एंड देन -v, nmap -v -t4 -pa -sv -version -all os scan GUESS OS scan gas -a, सारे ऑप्शंस लगा दे रहा हूं मैं, कुछ नहीं छोड़ रहा, मालूम है। और पोर्ट नंबर 1 से लेकर 65,535 तक। ठीक है, उसके बाद अपना आईपी एड्रेस डाल दोगे, जो कि मेरे विक्टिम का आईपी एड्रेस है 192.168.1.153। तो ये मैंने जो भी कॉमन ऑप्शंस होते हैं जो लोग यूज करते हैं, मैंने वो सारे ऑप्शंस इसमें डाल दिए कि भाई ये भी निकाल दे, ये भी निकाल दे, ये भी निकाल दे, वो भी सर्च कर दे, सारी चीजें सर्च कर दे इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस की। तो मैंने रन किया और ये वन बाय वन सारे पोर्ट्स नंबर्स को स्कैन करेगा। मे बी इट विल टेक सम टाइम्स, हो सकता है, राइट। स्कैनिंग 30 सर्विसेज ऑन, इसने सारी सर्विसेज को एक बार में स्कैन कर लिया कि ये सारे पोर्ट नंबर ऑन है। अब उन टोटल 30 पोर्ट नंबर्स पर ही काम कर रहा है। तो मैंने दिया तो 65,535 था, बट उसे पता चलेगा कि 65,535 में से कुछ नहीं चल रहा है, जो भी है सब 30 ये है जो कुछ है यहाँ पे। अब ये उन पर काम कर रहा है, एक एक की सर्विस, एक एक का डेटा, सब कुछ निकालने की कोशिश कर रहा है। टाइम लग सकता है इसमें।
ठीक है, तो मेटास्प्लोइट S2 सिस्टम विल बी द सेम IP एड्रेस. When it done, you will see a bunch of output. This information has now been logged to Metasploit database. Let's take a look at the information we have together in the Metasploit. So for prompt on the following command services, you will see something like this. अब तो ये काफी सारा डेटा प्रिंट करने वाला है. अब ज्यादा देर तक इंतजार भी नहीं कर सकते क्योंकि टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा ना. ठीक है, मतलब ये सारे पोर्ट नंबर की मुझे ना इंफॉर्मेशन देगा. और इसमें ये भी देख लूं कि मेरा ना देखो पोर्ट नंबर 139 भी है, 25, 59, 00, 80, 22, देखो पोर्ट नंबर 21 भी है इसमें शामिल. मैंने FTP, SSH, SMTP, टेलनेट सब चालू है, राइट. तो इसी तरीके सारी इंफॉर्मेशन दे देगा ये. आई थिंक ये देखो ये यही देगा ये मैं शायद इस IP एड्रेस पर पोर्ट नंबर 21 पर TCP प्रोटोकॉल नेम FTP स्टेट क्या है, ओपन इंफॉर्मेशन क्या है, VSFTPD 2.3.4 चल रहा है. सेम एज वेल सारे के सारे जितने भी 30 पोर्ट नंबर से सबकी इंफॉर्मेशन इस तरीके से निकाल के दे देगा ये. समझ गए. अब हमें इसमें से चूज करना है, हमें टारगेट करना है इस पार्ट पर, इंफॉर्मेशन वाले पार्ट. ठीक है, तो इसमें हमारा ये इंफॉर्मेशन का है VSFTPD 2.3.4. अब आपको पता होना चाहिए लेटेस्टली कि VSFTPD यानी FTP का जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है अभी उसका वर्जन क्या चल रहा है. और मेटास्प्लोइट 2 के अंदर ओल्ड वर्जन लगा हुआ है, राइट, और लेटेस्ट वर्जन कुछ और ही चल रहा है. मतलब 2.3.4 में कोई ना कोई वल्नरेबिलिटी थी जिसकी वजह से इसे अपग्रेड किया गया. तो अब आपको वो वल्नरेबिलिटी पता लगानी है. वल्नरेबिलिटी पता लगाने के बाद आपको उसका एक्सप्लॉइट फाइंड करना है जो उस वल्नरेबिलिटी को हैक कर सकता है, राइट. तो वो एक्सप्लॉइट ढूंढना होता है. तो 2.3.4 का जो एक्सप्लॉइट है VSFTPD सॉफ्टवेयर का वर्जन नंबर 2.3.4 का एक्सप्लॉइट मेटास्प्लॉइट के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है. मेटास्प्लॉइट ये अपडेट करता रहता है. ठीक है, वही वाली बात हो रही है. तो हम क्या करेंगे, अटैक करेंगे VSFTPD वर्जन नंबर 2.3.4 पर. तो अब हम लोग मेटास्प्लॉइट के अंदर सर्च करेंगे, सर्च VSFTPD. ठीक है, तो जब हम VSFTPD सर्च करेंगे तो ये हमें एक एक्सप्लॉइट दिखाएगा, सिर्फ एक ही एक्सप्लॉइट दिखा रहा है. सर्च VSFTPD, इसको सिर्फ एक ही एक्सप्लॉइट मिला और वो भी 2.3.4 का ही मिला, राइट. भाई दिखा दे, 96% कंप्लीट हो गया. कैंसिल कर दूं क्या इसको, सारे के सारे पोर्ट नंबर स्कैन कर रहा है ये. कैंसिल हो गया. SEARCH सर्च VSFTPD. तो ये देखो इसको सिर्फ एक ही मिला है, VSFTPD 2.3.4 बैकडोर अवेलेबल एक्सप्लॉइट है इसका. अब हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे यूज कमांड की हेल्प से. ये एक्सप्लॉइट है और अब मैं इस एक्सप्लॉइट को यूज करना चाहता हूँ, राइट. तो यूज, या तो आप इसका पूरा नाम दे दोगे, ऐसे कॉपी कर लो, कॉपी करके पेस्ट कर दो तब भी नाम दे सकते हो, वरना ऐसे टैब लगा लगा के पूरा का पूरा नाम भी लिख सकते हो. ठीक है, या फिर यूज डायरेक्टली नंबर प्रोवाइड कर दो. जैसे नंबर क्या है इसका, 0 है ना, 0 नंबर पर है ये भी. तो मैं इसका यूज 0, तो देख लो पूरा का पूरा ऑटोमेटिक ये उसमें लोड हो गया. नाउ ऑप्शन, ये पेलोड तो आ गया आपका, सॉरी आपका एक्सप्लॉइट तो यहाँ पर आ गया. अब मेन चीज ये है कि ये एक्सप्लॉइट में डायरेक्टली अटैक मार दूं या पहले इसके अंदर कुछ अपनी इंफॉर्मेशन डाल के भेजूं, क्योंकि ये एक्सप्लॉइट किसी और ने बनाया होगा और इसमें मेरा IP एड्रेस, मेरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ना. तो मैं पहले अपना कुछ डाल देता हूँ इसके अंदर. जैसे कि इसमें देखो R होस्ट मांगता है, तो भाई मुझे चाहिए R होस्ट. ठीक है, हम इसका R होस्ट सेट कर देते हैं. तो सेट R होस्ट
आर होस्ट मतलब रिमोट होस्ट का आईपी एड्रेस। तो रिमोट होस्ट का आईपी एड्रेस क्या है? 153। टारगेट का आईपी एड्रेस आर पोर्ट 21, ये ऑलरेडी सेट है, ये भी सेट कर दिया मैंने, ठीक है। अब ये जो एक्सप्लॉइट आपने यूज पर लिया है, सेट कर लिया है इसको, अब आपको इस एक्सप्लॉइट के बारे में और इंफॉर्मेशन चाहिए तो जस्ट इन्फो कमांड लगाओगे तो आपको पर्टिकुलर इसी एक्सप्लॉइट के बारे में इंफॉर्मेशन निकल कर आएगी कि ये एक्सप्लॉइट है क्या एक्चुअल में, राइट। प्लेटफॉर्म किस पे वर्क करता है, आर्च क्या है, कमांड क्या है, प्रिविलेज यस है, मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क लाइसेंस है, रैंक क्या है, इसकी रैंक है एक्सीलेंट, मतलब ये बहुत ही अच्छे लेवल का एक्सप्लॉइट है और डिस्क्लोज हुआ था 2011 में, इस वल्नरेबिलिटी के बारे में पता चला था, राइट। बाकी सारी चीजें ठीक है, बढ़िया है। तो दैट्स इनफ, इतना काफी है, हमने ये भी सेट कर दिया। एंड दिस, अब आप चाहो तो डायरेक्टली रन कमांड लगाओ या फिर आप एक्सप्लॉइट कमांड भी लगा सकते हो, दोनों कमांडों से आप अटैक को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, रन या फिर एक्सप्लॉइट कमांड। तो मैं एक्सप्लॉइट चला देता हूं, तो ये देखो, ये इसने जो है अटैक करना स्टार्ट कर दिया और इसने लास्ट में बोला है फाउंड शेल, इसको शेल मिल चुका है, यू कैन सी सब कुछ वही है, फाउंड शेल, कमांड शेल, सेशन 1 ओपन, ओपन मेरा भी हो गया, ठीक है। नाउ मैं कमांड चला सकता हूँ, हु एम आई, रूट यूजर का डायरेक्टली एक्सेस मिल गया, राइट। तो एक तरीके से आप देखो, क्या मैंने इस मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के अंदर मुझे कोई वायरस डालने की जरूरत पड़ी? आप लोग सुन तो रहे हो ना? यस सर। यस सर। तो मुझे इस मेटास्प्लॉइटेबल ये जो मशीन है या विक्टिम की मशीन है, इसके अंदर कोई भी वायरस अलग से डालने की जरूरत नहीं पड़ी, ना कोई मैंने कुछ ट्रांसफर किया, बस आईपी एड्रेस पता किया मैंने और इसको स्कैन करके इसका वर्जन नंबर निकाला पर्टिकुलर सर्विस का, देन मेरे पास उसका एक्सपर्ट था, मैंने डायरेक्टली अटैक मारा और मुझे उसका डायरेक्टली रूट एक्सेस मिल गया। रूट एक्सेस मिल गया मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूं, अब वो विक्टिम का पूरा सिस्टम पर कंट्रोल है मेरे पास, राइट। तो हुए मैं रूट, और उसके बाद बस यही था आपके मेटास्प्लॉइट के यूज करने का तरीका कि हम लोग कैसे कैसे क्या यूज करते हैं। मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ, अटैक कैंसिल हो गया। कुछ और भी है इसमें, बैक करते हैं, मतलब ये जो आपने लोड किया हुआ है, यूज किया हुआ है पेलोड वेलोड, इससे वापस जाना है तो आप डायरेक्टली एग्जिट करने के बजाय बैक करना, पहले बैक करो। अगर कुछ और भी चलाना चाहते हो तो, अगर से बाहर निकलना है तो एग्जिट कहीं से भी आप एग्जिट कमांड लगा सकते हो। अब आता है आपका एसएसएच सर्विस। मैंने एफटीपी सर्विस को एक्सप्लॉइट किया, हो गया। अब आती है एसएसएच सर्विस, ठीक है, कि मैं एसएसएच सर्विस को एक्सप्लॉइट कर सकता हूं इसकी, ठीक है। तो एसएसएच सर्विस क्या करती है, यूजर नेम और पासवर्ड मांगती है, जाहिर सी बात है ना। जैसे मैं ये रहा, सॉरी, एसएसएच और यूजर नेम क्या है, राइट। तो जो एमएसएफ में एडमिन है, मतलब मेटास्प्लॉइटेबल 2 मशीन है, तो उसका जो यूजर नेम है वो एमएसएफ एडमिन होगा या है। तो वैसे ENUM इनम फॉर लिनक्स -a 192.168.1.153 ये कमांड में चला देता हूँ और काफी सारी इंफॉर्मेशन ये मुझे निकाल के दे देगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल रहा है। ठीक है, अब ये इनम फॉर लिनक्स टूल चलाने की वजह से टारगेट पर, ये इनोमरेशन का ही टूल है, ठीक है। उस टाइम शायद मैंने चलाया था नहीं चलाया था, बट ये उसी का टूल है, इनम फॉर लिनक्स
हाइफन है तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसमें निकाल दी। अब इसमें मुझे क्या होगा, यूजर का वो मिल जाएगा मुझे, मतलब उस कंप्यूटर के यूजर नेम मुझे मिल जाएगा यहाँ से। टारगेट RID ये है, ये है। यूजर नल नल MySQL। ये देखो, ये यूजर्स की लिस्ट निकल कर आई है जो उस ऑपरेटिंग सिस्टम में मिले हैं इसको। इतने सारे यूजर मुझे मिल गए। अब इनमें से आप हमारा जो नॉर्मल वाला यूजर कौन सा है वो आपको पहचान लेना है इनमें से। तो यहाँ पे साफ नजर आ रहा है कि भाई ये MSF एडमिन, ये यूनिक नाम है, बाकी सारे के सारे टूल्स के नाम है, बट ये नाम यूनिक है। तो MSF एडमिन हमारा यूजर नेम हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाना होता है मुझे। तो मैंने चूज कर लिया, ठीक है मेरा MSF एडमिन हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं SSH करता हूँ किस पर, MSFADMIN एडमिन पर। SSH MSF एडमिन एंड IP एड्रेस, और ये कह रहा है नो सर्विस रिजॉल्व, ओ सॉरी, और यहाँ पे बीच में स्पेस है गलती से, या अब ठीक है। unable to negotiate with the that on port number, no matching host की found their offer SSH और SSHDS। क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम है? MSF admin @192.168.1.153 153 है ना IP एड्रेस इसका। यस सर। यस, तो ये इसको मना कैसे कर सकता है? The offer SSH key is not found. So okay, so let me see ls-al .ssh folder, IDRS यहाँ पे डाला हुआ है ऑलरेडी, MSF80MIN। सारी चीजें ठीक ठीक लग रही है मुझे, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। टू नेगोशिएट विद दैट ऑन पोर्ट नंबर 22, अजीब बात है। चलो जो भी है, ऐसा कभी होता नहीं है, बट पता नहीं क्यों हो रहा है। ठीक है, जाने देते हैं हम लोग इस पर आ जाते हैं। अगर जब यही काम नहीं कर रहा तो फिर ये वाला टैग भी काम नहीं करेगा मेरा, क्योंकि नॉर्मली लॉगिन नहीं ले रहे तो। सर क्लास में लिखा है देयर ऑफर SSH RSA SSH DSS, ये क्या है? ये हम्म। ये तो आपकी वो SSH RSA की है, वही तो मैं दिखा रहा था अभी यहाँ पे। ये कि मैं, ये रहा, मैं चेक कर रहा था यहाँ पे कि क्या यहाँ पे RSA की मतलब बनी हुई है या नहीं। अच्छा, यहाँ पे कोई वो नहीं है टूल वूल जिसके, अच्छा मेरा जो कर्सर है ना वो मेटास्प्लॉइट के अंदर आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो नीचे साइड में देखो आप, ये इस साइड में ये रहा, मतलब यहाँ पे ये देखो IDRSA नजर आ रहा है। यस विजिबल। हाँ, तो मैं यही चेक कर रहा था, .sh फोल्डर अवेलेबल है, इसकी पब्लिक की और प्राइवेट की भी अवेलेबल है, तो फिर मुझे एक्सेस क्यों नहीं दे रही है? और ऐसा कभी नहीं हुआ। देयर ऑफर SSH RSA की और SSH DSS की टाइप फाउंड, नो मैचिंग होस्ट की फाउंड। पहली बार देखा मैंने तो ये SSH के साथ प्रॉब्लम क्या हो सकती है? पता नहीं क्या होगी प्रॉब्लम, जो भी है चलो हटाओ, छोड़ते हैं। तो जब वो ही नहीं काम कर रहा तो हमारा ये भी काम नहीं करेगा। ये देखो टेलनेट कर सकते हो आप इस पर, टेलनेट
टेलनेट 192.168.1.153, ठीक है। और उसके बाद अपना MSF ADMIN, MSF एडमिन, MSF ADMIN, देखा। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि टेलनेट सबसे पहले आया था, SSH उसके बाद था। दोनों का काम ही यही है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम को दूसरे, मतलब एक टेलनेट सर्विस काम ही यही करती है, दो ऑपरेटिंग सिस्टम को कनेक्ट करती है, राइट। तो मैंने टेलनेट किया, इस पर सर्विस ऑन थी और मैंने पूरा का पूरा MSF एडमिन एक्सेस कर लिया, राइट। लेकिन टेलनेट एक पुरानी सर्विस है, आजकल SSH चल रही है, तो इसीलिए मैं इसको ट्राई कर रहा था, बड़ी यार ये हो नहीं रहा। अच्छा, यहाँ से नहीं हो रहा तो रूट यूजर से भी नहीं हुआ क्या? अरे हद हो गई। पता नहीं क्या कह रहा है। चलिए अब इसको मैं थोड़ा सा क्लोज कर देता हूँ। और ये तो आपका हो गया पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन ऑफ द मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क, ठीक है। अच्छा, रूट यूजर चाहिए इसको। तो अब जो है, मैं आपको मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क से आप फैमिलियर हो गए, आपको मेरी चाय भी ठंडी हो जाती है। मेटास्प्लॉइट आप लोगों को समझ में आ गया? यस सर। पहले कभी यूज किया रहा था? हाँ किया। पद्मिन आपने भी किया है, गुड। तो कुछ काफी अच्छे से यूज किया या फिर वैसे ही बस सुना था या थोड़ा बहुत यूज किया था? CTF में यूज किया। CTF में यूज किया है, मतलब काफी अच्छे से यूज किया है, गुड। तो अब हम लोग मेटास्प्लॉइट हमने सीख लिया, समझ लिया थोड़ा बहुत, जितना भी समझ में आया। अब धीरे धीरे और इसको डीपली लेके समझेंगे, बट विंडोज को हैक करते हुए कि मेटास्प्लॉइट के थ्रू हम लोग विंडो कैसे हैक करते हैं वो देखेंगे। पेलोड कैसे बनाते हैं, पेलोड बनाना मैंने बताया नहीं आपको, और आप वैसे तो जानते ही हो, बट बिगिनिंग ऑफ द क्लास लेके चल रहे हैं इसे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे MSF वेनम टूल का यूज करूंगा, MSF वेनम -P फॉर पेलोड। पेलोड का यहाँ पे नाम प्रोवाइड करेंगे। अब पेलोड किसके लिए बना रहे हैं डिपेंड ये करता है, विंडोज के लिए, एंड्रॉइड के लिए, ठीक है, और लाइनेक्स के लिए। तो बस यहाँ से वर्ड चेंज होगा, विंडोज, लाइनेक्स, एंड्रॉइड। बाकी यहाँ से यहाँ तक का पूरा सेम रहेगा। और भी अलग अलग टाइप के पेलोड्स हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के, राइट। वो साइबर सिक्योरिटी की जर्नी में आपको मिलते रहेंगे। तो -P विंडोज, जैसे कि देखो शेल, रिवर्स TCP, मैंने ये वाला यूज किया कुछ टाइम पहले। ये बफर ओवरफ्लो के टाइम पे मैंने यूज किया था, कुछ टाइम पहले मैंने एक बफर ओवरफ्लो पे काम कर रहा था। -P WINTOW विंडोज स्लैश मीटर प्रिटर एंड रिवर्स REVERSC रिवर्स अंडरस्कोर TCP। अब ये जो मीटर प्रिटर है, ये मीटर प्रिटर क्या है? मीटर प्रिटर एक्चुअली ना एक शेल है, राइट। जैसे कि ZSH बैश शेल होती है, सेम एज वेल एज मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के अंदर भी एक शेल होती है जिसका नाम है मीटर प्रिटर शेल, समझ गए। तो हमें मीटर प्रिटर शेल चाहिए होती है। अगर हमें विक्टिम की मीटर प्रिटर शेल का एक्सेस मिल रहा है, मतलब विक्टिम हैक हो गया। तो MSF वेनम -P ये हो गया। L होस्ट 192.168.1. L होस्ट मतलब लोकल होस्ट का IP एड्रेस, राइट, मेरा IP एड्रेस, अटैकर का IP एड्रेस। तो IF कॉन्फिग, तो मेरा IP एड्रेस है ये रहा 142, ठीक है, 142,
एल होस्ट ये हो गया। अब एल पोर्ट की बात करते हैं। एल पोर्ट में ले लेता हूँ कोई भी रैंडम पोर्ट नंबर 4444, मोस्टली सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। -F, फाइल का टाइप क्या होगा? फाइल का टाइप होना चाहिए EXE, एग्जीक्यूटेबल फाइल। -A फॉर द आर्किटेक्चर क्या होना चाहिए? X86, आर्किटेक्चर का जो पेलोड जो आर्किटेक्चर बनना चाहिए वो 32 बिट का बनना चाहिए। मतलब 32 बिट क्यों चूज कर रहा हूं मैं? मान लो कि अगर विक्टिम 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, मान लो कि विक्टिम अगर 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है और मैंने 32 बिट का बना दिया पेलोड, तो चल जाएगा, है ना? क्योंकि वो तो 64 का यूज कर रहा है और मैंने 32 बिट का बना दिया, तब भी ये वायरस उसके सिस्टम में चल जाएगा। अब अगर वो 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है और मैंने अगर 64 बिट का वायरस बना दिया, तो नहीं चलने वाला वायरस। इसलिए हमेशा 32 बिट में ही वायरस क्रिएट करो। अब चाहे विक्टिम 32 बिट यूज करे या 64 बिट यूज करे, आपका वायरस चलना ही चलना। तो ये कंपेटिबिलिटी देखनी पड़ती है। Now just redirect all the raw data inside this payload.exe. Let's create this. So I'm gonna create payload1.exe, right? One by one. So I'm gonna just hit enter और ये आपका जो है पेलोड क्रिएट होने वाला है। और यहाँ पे ये कह रहा है नो एनकोडर स्पेसिफाइड। आपने कोई एनकोडर नहीं लगाया है? यस, हमने नहीं लगाया, जरूरत नहीं है ना। पेलोड साइज 354 बाइट्स है। फाइनल साइज ये निकल कर आया है टोटल, ये फाइनल साइज है इसका। तो ls और यहां पर नजर आ रहा होगा आपको अपना payload1.exe। तो payload1.exe ये बन गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है? हमें इस वायरस को ट्रांसफर करना है विंडोज मशीन के अंदर, मतलब विक्टिम मशीन के अंदर या विंडोज मशीन के अंदर। तो मैं इसके लिए यूज करूंगा विंडोज 7 मशीन। शायद ये आसान रहेगा, आई थिंक। अगर ये वैसे 10 यूज करना चाहिए, मुझे गलती कर दी। चलो बंद हो जाओ। अब चलो चलने दो, कोई बात नहीं। चालू हो जाएगा, क्रैश हो जाती है ये, क्योंकि विंडोज 7 बहुत ज्यादा पुरानी है। समटाइम्स ना प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, पेलोड तक रन नहीं होने देती है, मालूम है। तो मैं विंडोज 10 का स्टार्ट करूंगा। इसमें मोस्टली जो डिपेंडेंसीज होती हैं वो फुल होती हैं पहले से ही। ओके, तो यहाँ पर हम एक फोल्डर बना लेते हैं जैसे वायरस के नाम से, ठीक है। तो जो भी हम वायरस या प्रैक्टिकल्स जो भी करेंगे वो सब हम इसी में डालेंगे। आपका होम फोल्डर एंड आपका यहाँ पे payload1.exe, सॉरी ये रहा। यहाँ पे मैं इसको ट्रांसफर मैंने ये कर दिया। ट्रांसफर हुआ या नहीं? इंटरनेट ही कनेक्टेड नहीं हुआ। अगेन क्या हो गया? ट्रांसफर नहीं हो रहा। चलो कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, हम पाइथन सर्वर डाल के इसको ट्रांसफर कर देते हैं। पाइथन 3-m http सर्वर, ठीक है।
192.168.1.142 payload 1.exe. Make sure your antivirus is disabled, right? आपका एंटीवायरस बंद होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ सिस्टम हैक करने की प्रैक्टिस करने के लिए आए हैं, एंटीवायरस से लड़ने के लिए नहीं आए। उससे लड़ेंगे, आज नहीं। दिस ऐप इज टर्न ऑफ बाय ग्रुप पॉलिसी। गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये बंद है, मैंने ही बंद किया है इसको, वायरस खा जाता है ये। तो ये मेरे सारे के सारे वायरसेस यहाँ पर है, पेलोड 1.exe। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ इसको, तो मैं इसको स्टार्ट नहीं करूंगा, अभी नहीं करूंगा इसको स्टार्ट। मैं अपना यहाँ पर आ जाता हूँ कि मैंने वायरस बनाया और ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, नाउ लेट्स सी दिस। अब हमें अपना मेटास्प्लॉइट जो MSF कंसोल है उसको स्टार्ट करना है, उसके लिसनर को स्टार्ट करना है, कनेक्शन को स्टेबलाइज बनाने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूज एक्सप्लॉइट मल्टी हैंडलर, इसको लिसनर भी बोलते हैं, हैंडलर भी बोलते हैं कि आप अपना हैंडलर स्टार्ट कर लो, राइट। हैंडलर किसे कहा जाता है? चलाने वाला, राइट। जैसे कहते नहीं है कि 10 लोग हैं तो 10 लोगों का 10 बुरे लोग हैं तो इनका हैंडलर कौन है, हैंडलर पकड़ा गया है नहीं, राइट। तो हैंडलर यानी कि उनको कंट्रोल करने वाला। तो हमारा जो पेलोड है उसे कंट्रोल करने वाला हैंडलर। तो यूज एक्सप्लॉइट मल्टी हैंडलर एंड सेट पेलोड। पेलोड वही जो आपने लगाया था पेलोड के अंदर, सेट पेलोड विंडोज METER मीटर प्रीटर /reverse TCP। ठीक है, तो आपका पेलोड भी सेट हो गया। ऑप्शन कमांड लगा के और चेक कर सकते हो कुछ बचा है। हाँ, यस, आपने L होस्ट सेट नहीं किया है। - 142। अच्छा, मैंने IP एड्रेस क्या डाला है? 142। ठीक है, पोर्ट नंबर ये डाला है। गुड। पेलोड में भी मैंने अपना IP एड्रेस डाला। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं अपना ही IP एड्रेस डाल रहा हूँ, सेट L होस्ट 142। और L पोर्ट सेट है 4444, बाय डिफॉल्ट 4444 ही होता है। नाउ मैं सीधा अब कुछ नहीं करता हूँ, मैं सीधा एक्सप्लॉइट कमांड को रन करके अपना अटैक स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये मेरा जो हैंडलर है वो स्टार्ट हो चुका है और इस पर्टिकुलर IP एड्रेस पर लिसनिंग कर रहा है। ठीक है, यहाँ मेरा वायरस जो है ये यहाँ ये एक्टिवेट हो जाएगा, ओपन करूंगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये रन कर रहा है, सिक्योरिटी वार्निंग आई है क्योंकि विंडो 10 है भाई, जाहिर सी बात है आएगी। ऑलवेज आस्क बिफोर ओपनिंग, तो मैंने इसको रन करा दिया। ठीक है, इट जस्ट एन वायरस, तो कुछ भी ओपन नहीं होने वाला। बट यहाँ मैं अगर देखता हूँ तो मेरा यहाँ पे मीटर प्रीटर सेशन 2 ओपन हो जाता है, क्योंकि सेशन 1 FTP की वजह से ओपन हुआ था, याद है? तो उसकी वजह से तो मीटर प्रीटर सेशन 2 इसकी वजह से ओपन हो गया। तो ये एक मीटर प्रीटर शैल मिल गई है हमें, ये शैल अलग है। अब यहाँ पे अलग तरीके की कमांड काम करती है। हेल्प मेन्यू दबाऊंगा तो मैं हेल्प में ये ऑप्शन है बहुत सारे जिनको मैं रन करके विक्टिम्स के कंप्यूटर की बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं निकाल सकता हूँ। जैसे कि बैकग्राउंड करना, बैकग्राउंड कमांड मैं दिखा देता हूँ आपको। तो बैकग्राउंड करने से क्या होता है, जैसे BAC के बैकग्राउंड, मैं बैकग्राउंड रन कमांड को रन करूंगा तो ये जो सेशन है ये पूरा का पूरा, ये जो शेल है ये बैकग्राउंड में चला जाएगा। ठीक है, ये देखा, ये बैकग्राउंड में चला गया है। तो अभी मैं एक और कंप्यूटर अलग से हैक कर सकता हूँ। एक कंप्यूटर हैक कर लिया, उसको बैकग्राउंड में डाल दिया, अब दूसरे कंप्यूटर पे हैक करूंगा, दूसरा IP एड्रेस उसका, उसको भी बैकग्राउंड में डाल दूंगा। ऐसे सेशन कमांड रन करता हूं मैं, सेशन कमांड। तो सेशन कमांड मुझे ये दिखाती है कि मेरे पास कितने कंप्यूटर हैक्ड हैं। यहाँ पे दिखा रहा है
कि सिर्फ एक ही लाइन है पूरी की पूरी, अभी तो सिर्फ एक ही लाइन है। इसमें दिखा रहा है कि ये वाला पेलोड लगा हुआ है, ये कंप्यूटर का नाम है, सैम 10 कंप्यूटर है, कनेक्शन ऐसे बना हुआ है, और इसकी जो आईडी है, सेशन आईडी, वो है 2 इस वक्त। तो अगर मुझे दोबारा से इसी को अंदर लॉगिन करना है तो सेशन -i 2, तो ये मैंने दोबारा से इसको लॉगिन कर लिया। ठीक है, तो फिर से मैं हेल्प मेन्यू कमांड को चलाऊंगा। bg kill allows for background kill सब बैकग्राउंड मीटर स्क्रिप्ट, और भी बहुत सारी ये छोटी मोटी कमांड्स हैं जो कभी कभी काम आती हैं, हर वक्त तो रोजाना तो नहीं काम आती। एग्जिट कर सकते हो, GUID गेट द सेशन आईडी, सेशन आईडी लेनी है आपको तो सेशन आईडी भी ले सकते हो। इंफॉर्मेशन लोड कराना है कुछ मीटर एक्सटेंशन पे लोड करा सकते हो, माइग्रेट पिवोट, ये समय के अनुसार चीजें आएंगी आपके पास। CD कैट, यहाँ पे देखो LCD, LLS, LPWD, PWD कमांड तो होती है बट LPWD मीटर प्रेटर पर काम करती है, राइट। जैसे मैं अगर करूंगा PWD, तो ये PWD कहाँ की प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी दिखा रहा है मुझे, विक्टिम की। बट अगर मुझे अपनी वाली प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी देखनी है तो मैं करूंगा LPWD, तो अब ये मेरे सिस्टम की वो दिखा रहा है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है, अपलोड कर सकता हूँ, डाउनलोड कर सकता हूँ मैं डेटा कोई भी, जैसे मुझे LLS, तो मैं अपना डेटा देखता हूँ कि मेरे पास अभी क्या है। मेरे पास अभी क्या है, मेरे पास log.txt एक फाइल है, ठीक है, पता नहीं इसके अंदर कुछ है या नहीं, आई डोंट नो, बट ये फाइल है, तो मैं इसे अपलोड करना चाहता हूँ। ठीक है, अपलोड एंड देन log.txt, एंड कहाँ पर अपलोड करना है वो पाथ में प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो मेरे पास ऑलरेडी ये वाला पाथ है कि भाई कॉपी करिए मैंने, ये यहाँ ये प्रोवाइड कर देता हूँ। वैसे अपलोड नॉर्मली कहाँ पर होगा, अगर मैं कोई पाथ प्रोवाइड ना करूँ तो नॉर्मली ये अपलोड होगा इसी फोल्डर में, डाउनलोड फोल्डर, क्योंकि पेलोड मेरा यहीं पर है। ठीक है, तो वो यहीं पर अपलोड भी होगा। तो मैं डिफाइन करके देख लेता हूँ कि अपलोड, ठीक है, मैंने कोई पाथ नहीं दिया, मतलब डिफॉल्ट लोकेशन पर ये गया है। देखते हैं, तो ये रहा log.txt और ये डेटा है इसके अंदर। ठीक है, तो डिफॉल्ट लोकेशन ये है, बाकी लोकेशन चेंज करना चाहो तो चेंज भी करवा सकते हो, डाउनलोड करना चाहते हो तो डाउनलोड भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने ls चलाया, तो ls चलाया तो ये डाउनलोड फोल्डर के, विंडोज के अंदर डाउनलोड फोल्डर के अंदर का डेटा मुझे दिखा रहा है। यहाँ पर है eula.txt, तो मैं डाउनलोड कर लूंगा, DOWN डाउनलोड एंड eula.txt। ठीक है, तो ये डाउनलोड होगी मेरे काले लिनक्स सिस्टम पर, अब वो ये रहा eula.txt, ये रहा। ठीक है, और भी कमांडें हैं, जैसे कि sys sysinfo, विंडोज पर इस तरीके से, मतलब मीटर पर ऐसे sysinfo लगाया जाता है सो दैट कंफर्मेशन हो सके हमने कौन सी विंडो को हैक किया है या हैक भी हुई है या नहीं। या फिर आप गेट UID कमांड रन कर दो तो ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है। UUID रन करोगे तो ये सेशन आईडी पता चल जाएगी आपको। ठीक है, अगेन हेल्प कमांड, क्योंकि मीटर प्लेटर में बहुत सारी कमांड्स हैं। शेल कमांड, चलो आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। शेल कमांड से SHELL शेल कमांड। शेल कमांड क्या करती है कि आपने जिस विंडो को या जिस विक्टिम को हैक किया हुआ है उसका शेल आपको उसी के रूप में प्रोवाइड करके देगी। ठीक है, तो मुझे देखो डायरेक्टली C ड्राइव का एक्सेस मिल गया है, तो मैं dir कमांड रन करूंगा और ये पूरा एक्सेस, राइट। तो मैं फाइल डिलीट करूं, व्हाटएवर मैं जो भी करना चाहता हूँ वो बना सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, और उसका चेंजेस इफेक्ट इस विंडो पर तो होगा ही होगा, जाहिर सी बात है। और वापस जाना है मुझे तो मैं सीधा यहाँ से एग्जिट कमांड को रन करूंगा। ठीक है, एग्जिट कर दिया एंड sys info कंफर्मेशन लेने के लिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि एग्जिट डबल एग्जिट मार दिया और खत्म, कनेक्शन टूट गया, तो अभी भी विंडो हैक्ड है। हेल्प करता हूँ, तो अब कुछ नॉर्मल चीजें लेके चलते हैं हम इसमें।
जैसे कि स्क्रीनशॉट, SCREE स्क्रीनशॉट, तो ये उस पर्टिकुलर उसका स्क्रीनशॉट ले लेगी और फाइल भी मेरे पास सेव्ड हो गई है। कहाँ मेरी फाइल, ये रहा। तो ये देखो, ये विंडोज 10 मशीन का स्क्रीनशॉट भी इसने निकाल दिया। तो विक्टिम जो भी कर रहा है वो हमें दिखाई देता रहेगा। स्क्रीनशॉट है, और क्या है, स्क्रीन शेयर, चलो SCREEN स्क्रीन शेयर। तो ये देखो, लाइव स्क्रीन शेयरिंग मिल रही है मुझे उसके विक्टिम के कंप्यूटर की। अगर मैं यहाँ पे देखो, ये क्या है, ब्राउजर पे ओपन हो गया, ये मेरे ब्राउजर पर, ठीक है। तो ये लाइव स्क्रीन शेयरिंग मिल रही है और यहाँ पर विक्टिम पर भी यही ओपन। अगर मैं यहाँ पे देखो, इसको क्लोज कर देता हूँ विक्टिम के इसमें, और यहाँ पर मैं CMD ओपन कर रहा हूँ, तो मान लीजिए चलते हैं कि विक्टिम ही कर रहा है ये सब। कोई भी मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ मानो, राइट, वहाँ यहाँ पे तो पासवर्ड नहीं डलेगा। तो जो भी मैंने किया ये सब एक अटैकर को नजर आ रहा है। ये देखो ब्राउजर पे पूरा का पूरा लाइव चल रहा है, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग जैसा होता है। तो स्क्रीन शेयरिंग से ये वाला ऑप्शन हमारा ओपन हो जाता है, जो भी वो करेगा वो सब दिखेगा। तो ये रहा, ठीक है। तो ये रही, देखो मैं इसको हिला रहा हूँ तो ये इधर भी हिल रहा है, ब्राउजर में भी ये सब हिल रहा है, ठीक है। मैं इसको क्लोज करूंगा तो ये अटैकर को यहाँ पे भी नजर आएगा सब। तो ये आपका स्क्रीन शेयरिंग हो गया। मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, बस ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और Ctrl+C ही मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ हेल्प कमांड अगेन, और क्या कर सकता हूँ, स्क्रीन शेयरिंग, रिकॉर्ड माइक है, वेबकैम चैट है, वेब स्नैप, वेबकैम स्ट्रीम कर सकते हो। अच्छा, वेबकैम स्ट्रीम करने पर क्या होगा, नहीं कर सकते। ऑपरेशन और डिवाइस अटैच टू द सिस्टम इज नॉट फंक्शनिंग। वेबकैम्स इंटीग्रेटेड कैमरास, तो वेबकैम मैंने इंटीग्रेट कर दिया है। अब देखते हैं क्या होता है, टाइम लगेगा थोड़ा सा, ये इंटीग्रेटेड चल रहा है अभी, डिवाइस इंस्टॉल हो रहा है इसके अंदर। इंस्टॉलिंग वर्चुअल बॉक्स वेबकैम इंटीग्रेशन कैमरा, फाइनली ये इंस्टॉल हो गया। नाउ अगेन मैं ट्राई करता हूँ इसको, और ये एक्टिवेटेड हो गया। वाह, इसने तो मुझे ही दिखा दिया। अच्छा, मैं इसमें उल्टा नजर आ रहा हूँ थोड़ा सा। अच्छा, मुझे इधर जाना है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, स्क्रीन शेयरिंग वेबकैम स्ट्रीम था। ठीक है, तो ये भी आपका मिल गया। और क्या है इसमें, और भी बहुत सारी चीजें हैं। बाकी आप देख लेना, बाकी सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं, सारी चीजें नहीं बता सकता मैं। तो कोई भी वीडियो ये सब करना है, देखो गेट सिस्टम कमांड में बता देता हूँ आपको। SYS गेट सिस्टम कमांड से क्या होता है, आपको ये पता चलता है कि क्या मेरे पास नॉर्मल यूजर की अथॉरिटी है या फिर एडमिन हूँ भी या नहीं मैं, राइट। आपने गेट सिस्टम रन किया तो यहाँ पे देखो एरर वाले कुछ 4-5 मैसेज आ गए, और ये सब नजर आ गया आपको कि हाँ भाई, मेरे पास इतनी अच्छी अथॉरिटी नहीं है, राइट। ये है आपकी हैश डंप कमांड। हैश डंप कमांड से क्या होता है, आपका सैम और सिस्टम फाइल का जो डेटा होता है ना, हैशेस, वो प्रिंट हो जाते हैं यहाँ पर, और वो तभी प्रिंट होंगे इफ यू आर एडमिन। इफ यू आर नॉट एडमिन,
तो वो डेटा प्रिंट नहीं होने वाला। तो मैं हैशडम कमांड को चला रहा हूँ तो ये मना कर देगा, बिकॉज आई एम नॉट अ रूट यूजर, आई एम नॉट अ एडमिनिस्ट्रेटर, I am just a simple user. So simple user don't have permission to access the SAM and system file data, right? तो मैं normal user हूँ, window तो हैक कर ली, but I am still a normal user. So if I want to increase my permission, my privileges, तो मुझे अब क्या करना होगा, privilege escalation attack लगाना पड़ेगा, right? कि अथॉरिटी के बिना ही मुझे रूट यूजर बनना है। तो अब मैं privilege escalation attack का यूज करूंगा। एक और यहाँ पे ये मेटास्प्लॉइट की लॉगिंग करना। आफ्टर गेटिंग शेल यू कैन डू अ की लॉगिंग। सो पीएस कमांड से आप नजर आ रहा है यहाँ पे, पीएस कमांड से कहता है विक्टिम के सिस्टम में जो भी प्रोसेस चल रही है वो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे एक प्रोसेस कौन सी वाली है, माइग्रेट 1372 कौन सी वाली प्रोसेस है ये, एक्सप्लोरर वाली होगी, पीआईडी ना, चलो ये वाली 1372 वो अलग आईडी है, बट हमें इस पर ध्यान देना, explorer.exe। तो इसकी ये है 2532, ठीक है, 2532 माइग्रेट 2532। तो ये मैंने माइग्रेट कर दिया। आफ्टर शेयरिंग शेल माइग्रेट 1372 गेटिंग पीआईडी की स्कैन स्टार्ट। Explorer error running command migrate tracks runtime error cannot migrate into non-extant process। चेक करूं जरा विक्टिम के कंप्यूटर में ये चल रहा है नहीं चल रहा। तो एक्सप्लोरर मैंने स्टार्ट कर दिया नाउ। सर पीआईडी गलत है, 2532 आपने 2531 डाला ना। 2532 थैंक यू, आपने बता दिया। मैं सोच रहा था कि यार ऐसा कैसे हो गया, मतलब पहले कभी नहीं होता है ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये मैंने डाल दिया एंड माइग्रेट करने के बाद आपको गेट पीआईडी लेना है, गेट पीआईडी 2532। इफ यू फॉरगेट, मैंने बहुत सारी कमांड चला दी, आप तो भूल गए कि क्या आईडी थी, तो आप गेट पीआईडी करके आप चला सकते हो। नाउ की स्कैन अंडरस्कोर स्टार्ट, ये START स्टार्ट। तो आपको आप हम लोग क्या करने वाले, हम लोग ना की लॉगिंग कर रहे हैं, की लॉगर ऐसे कहते हैं कि मेटास्प्लॉइट के थ्रू की लॉगर कैसे बनाए। तो हम लोग ना की लॉगिंग कर रहे हैं। तो की स्कैन स्टार्ट मैंने रन कर दी ये कमांड बस। अब इसके बाद विक्टिम अपने कंप्यूटर में कुछ भी करेगा, कुछ भी टाइप करेगा, मानो मैंने कमांड चलाई, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, cd डॉट डॉट dir cd मोना dir cd oscp dir, और यहाँ पे कोई फाइल है और मैं उस फाइल का कंटेंट uit byte .txt का मैं देख रहा हूँ। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, टाइप TYP टाइप। तो ये उसका कंटेंट मुझे नजर आ गया उस फाइल के अंदर का, राइट। तो ये सारे प्रोसेस मैंने किए, राइट। अगर मैं कंट्रोल L कर देता हूँ, ठीक है, मैंने इसको लॉक किया, फिर से ओपन करता हूँ, मैं अपना पासवर्ड डालूंगा, AST मैंने पासवर्ड भी डाल दिया। टाइम कितना हो गया, ओ नो 5 बज गए। तभी दूसरे बैचेस की रिक्वेस्ट आ रही हैं। ठीक है, मैं यहीं पे खत्म कर देता हूँ कहानी को। तो अब आप देख सकते, तो मैंने यहाँ पे ये की स्कैन किया, सब रिकॉर्ड हो गया। तो दोबारा से यही कमांड लगा के मैं की स्टॉप कर देता हूँ, तो सब कुछ जो है शो कराना चाहिए इसको। की स्कैन की स्टार्ट, की स्कैन डंप, ठीक है। अब आपको लिखना है की स्कैन डंप, जो भी मैंने किया था, जो स्टार्ट किया फिर स्टॉप किया, तो जो भी डेटा आया रिकॉर्ड होके वो डंप करेंगे अब।
क्या मिस्टेक हो रही है मेरे से? अरे यार एक गलती कर दी, सॉरी। मैंने ये जल्दबाजी में ये वाली कमांड नहीं लगानी चाहिए थी। की स्कैन स्टॉप नहीं करना, की स्कैन स्टार्ट के बाद आपको की स्कैन डंप करना है, ठीक है? और डंप हो गया देन स्टॉप करना है, ठीक है? तो ये आप कर लेना। मैंने लास्ट टाइम में ये बता दिया है आपको, क्योंकि ये दूसरे बैचेस आ रहे हैं मेरे पास। तो बाकी हम कल से स्टार्ट करते हैं बाकी आगे का प्रोसेस, ठीक है? कर लोगे ना? Yes, Yes, sir. sir. ओके, स्टॉप रिकॉर्डिंग।